एटीएस। एटीएस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सारे NADH2 और FADH2 जो कहाँ बने थे पूरे सेलुलर एक्सप्रेशन में, वो आने वाले कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आके वो जो एक रिएक्शन में एंटर करेंगे जिसका नाम है एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो NADH2 और FADH2 है इसके कन्वर्ट करेगा NAD+ और FAD+। कैसे कन्वर्ट करेगा, उनमें से हाइड्रोजन निकाल देगा। जब NADH2 में से हाइड्रोजन निकल गया वो क्या बन जाएगा, NAD+। जब FADH2 में से हाइड्रोजन निकलेगा वो क्या बनेगा, FAD+। और ये हाइड्रोजन जाएगा कहाँ पे, ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। और जो वाटर आपके पास रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बनता है इसका नाम क्या रहता है, मेटाबॉलिक वाटर। जब आपके पास NADH2 NAD+ में यूनिट होगा और FADH2 FAD+ में, तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, ATP बनेगा। इसी प्रोसेस को आपने क्या कहा, एटीएस का। जो NAD+ और FAD+ बना ये कहाँ पे जाएगा, ये जो है आपके पास फिर वो जगह पे एंटर होंगे जहाँ इनकी जरूरत है। कहाँ जरूरत है इनकी, ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलिसिस के 6 स्टेप में आप लोगों को NAD+ की जरूरत है, वहाँ पे आप NAD+ को किसमें कन्वर्ट करेंगे, NADH2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए सब। आपको जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में हमने बताया था कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास जो है इनर मेम्ब्रेन, क्या है यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन के ग्रुप्स है। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के ग्रुप्स। इन ग्रुप्स का नाम है कॉम्प्लेक्सेस। क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो यहाँ पे उसमें से एनर्जी निकलेंगी। तो यहाँ पे 5 तरह के कॉम्प्लेक्स रहते, क्या रहते, 5 तरह के कॉम्प्लेक्स रहते। तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले कि कॉम्प्लेक्सेस, क्या लिखने वाले यहाँ पे हम, कॉम्प्लेक्स लिखने वाले। और कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से प्रोटीन्स है वो लिखने वाले हम। इसका मतलब क्या रहेगा, इनके कॉम्पोनेंट। अगर जो आपने इसको पढ़ लिया तो आपके पास एटीएस बड़ा आसान है। एटीएस बड़ा आसान है। एटीएस में सिर्फ क्या करना है, प्रोटीन लिखना है सारे, और प्रोटीन पे किसको जंप कराना है, इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है लाइन से। तो ये वाला पार्ट जिसको याद हो गया उसको एटीएस भी पूरा आ गया। ये वाला पार्ट को सिर्फ आपको लिखना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जंप कराना है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रहेगा, पहला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1। क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर कौन से प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर FMN है। क्या है, FMN। और साथ ही साथ यहाँ पे FES है। FES पर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है इसका और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस। क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजनेस। क्यों, ये कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 में से हाइड्रोजन निकालता, इसलिए उसको आप क्या बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद जो आपके पास रहेगा कॉम्प्लेक्स 2। उसके बाद क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में हमने पढ़े हुआ है। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर रहता FAD। क्या रहता, FAD। और साथ ही साथ रहता FES। क्या रहता, FES। कॉम्प्लेक्स 2 आपके पास एक एंजाइम जो हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़े थे। क्रेब्स साइकिल में हमने कहा था ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये जो आपके पास है इसका दूसरा नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का ही दूसरा नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो इसका नाम। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहेगा दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारे पास, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 को हम जो है BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स BC1 भी बोलते हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्या कहते हैं इसको हम, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्या नाम रहेगा इसका, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्या नाम रहेगा इसका, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स आएंगे, इसके अंदर साइटोक्रोम B रहेगा। क्या रहेगा, साइटोक्रोम B रहेगा। ठीक है, फिर FES रहेगा, फिर क्या रहेगा, साइटोक्रोम C रहेगा। ठीक है, साइटोक्रोम C1 रहेगा। कौन रहेगा, C1। ठीक है, देख लिया कहाँ से नाम आया इसका, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम BC1 क्या हो गया इसका, कॉम्प्लेक्स जो है इसका नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स 4। नेक्स्ट कौन सा आपके पास, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 4 का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का इसका अपोजिट नाम है। ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या कहेंगे इसको हम, ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ये नाम क्यों है साइटोक्रोम C रिडक्टेज और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये हम आगे बताएंगे। फिर भी अगर आपने लॉजिक लगाया तो क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है
कोई कंपाउंड है साइटोक्रोम सी, उसका क्या कर रहा, रिडक्शन कर रहा। ये कॉम्प्लेक्स जो है साइटोक्रोम सी नाम के कोई कंपाउंड का क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे दो कॉपर सेंटर होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, दो कॉपर सेंटर्स होंगे, और फिर आपके पास साइटोक्रोम ए रहेगा और साइटोक्रोम ए3 रहेगा। क्या रहेगा, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम क्या रहेगा, ए3 रहेगा। लास्ट में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 5। लास्ट में कौन सा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स 5। और कॉम्प्लेक्स 5 को आप बहुत अच्छे से पहचानते, कॉम्प्लेक्स 5 को आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते। कॉम्प्लेक्स 5 का ही नाम रहता एटीपी सिंथेज। क्या नाम है, एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज में कौन से प्रोटीन रहते हैं ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम कौन से, F0 एंड F1, F0 और F1। ये आपके पास सारे प्रोटीन से, अगर एटीएस समझना है तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहना है। बस हम क्या करेंगे, इनको जो है लाइन से लगाएंगे और उनके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जम करेंगे, हो गया आपके पास एटीएस। यही आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन है। ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, और यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 रहेंगे। इनके ऊपर हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉन को जम कराने वाले। जब एटीएस हमने लिखे तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, अनदर टू अनदर, इसको आपने क्या कहा था, एटीएस कहा था। जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी निकलेंगी, वो एनर्जी का इस्तेमाल करके हम एक जगह पे प्रोटॉन को जमा करेंगे। एक जगह पे प्रोटॉन बहुत बढ़ जाएंगे, दूसरी जगह पे प्रोटॉन कम हो जाएंगे, फिर प्रोटॉन को हम पंप करेंगे, और जब प्रोटॉन को पंप करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एटीपी। इसी को तो हमने क्या कहा था, सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। किसने दिया था ये, पीटर मिचेल। ये सब चालू करने वाली। और एटीएस में FADH2 NADH2 एक साथ जो है आपके पास काम करते हैं, लेकिन हम पहले एटीएस में सिर्फ NADH2 के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, FADH2, क्योंकि अगर हमने साथ में पढ़ लिए तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्या हो रहा है इधर कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, एटीएस NADH2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एटीएस किसके बारे में पढ़ेंगे, FADH2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का नाम है एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये जो है आपके पास किसके लिए पढ़ने वाले हैं, हम NADH2 के लिए पढ़ने। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने याद रखना कि जो एटीएस होती है वो कहाँ पे होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होने वाली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। क्या बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। समझना है कि कहाँ हो रही है रिएक्शन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होगी। कौन सी मेम्ब्रेन रहेंगी, इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन, बराबर है। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस रहता है उस स्पेस का नाम क्या है, बोलो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो है अंदर स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने जो है ये वाला पार्ट ले लिया। कौन सा पार्ट है, बोलो, कौन सा पार्ट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसका नाम है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो है मेम्ब्रेन जो है आपके पास क्या होगा, इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये जो बीच में स्पेस है, ये जो आपके पास बीच में स्पेस है, इस स्पेस का नाम क्या है, बोलो, मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दोनों सेम चीज। उसके बाद जो है यहाँ पे बीच में स्पेस है, दिख रहा है आप लोगों को ये स्पेस, किसके बीच में स्पेस है, आउटर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटर, बिटवीन, इसके बिटवीन, मेम्ब्रेन के बिटवीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे। सब समझ गए इतना आप लोग, समझ गए ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ गए हम कैसे करने वाले, तो क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे हम फिर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में का स्पेस है, और ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स। समझिए इतना। अब हम जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर चेन है किसकी, प्रोटीन की, जिनको हमने कॉम्प्लेक्स कहा था, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका नाम क्या रहेगा, बोलो, कॉम्प्लेक्स 1। क्या नाम रहेगा इसका, कॉम्प्लेक्स 1। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारे पास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, बराबर। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो पहला प्रोटीन था, देखो कौन है वो, FMN। क्या नाम है, FMN, फ्लवी मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है इसका, FMN। FMN के पास जो है मैट्रिक्स में NADH2 बनी हुई, यहाँ पे लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल ने NADH2 बनाया, और NADH2 कहाँ पे आया, NADH2 आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास आया। FMN यानी कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 को जो है किसमें कन्वर्ट करा,
Na+ में कन्वर्ट करा, उसमें से क्या निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। क्या निकाल दिए उसमें से, 2 हाइड्रोजन। जब कॉम्प्लेक्स 1 में आपके पास NaDH2 में से हाइड्रोजन निकाल दिया, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 का नाम रहता NaDH डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि वो NaDH2 में से डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या करा दी, क्या करा, NaDH2 में से क्या निकाला, हाइड्रोजन निकाला, इसलिए उसको हमने क्या कहा, डिहाइड्रोजनेज का। अब ये जो NaDH2 में से हाइड्रोजन निकला, इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन अलग करे, इलेक्ट्रॉन अलग करे तो यहाँ पे क्या बचेंगे आपके पास, 2 H+। इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसने ले लिया, FMN ने ले लिया। FMN ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और FMN ने इलेक्ट्रॉन किसको पास करा, FES को पास करा। इलेक्ट्रॉन किसको पास करा, इसने FES को। और हम सबको मालूम है, जब FMN ने इलेक्ट्रॉन पास करा FES को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या होता है, एनर्जी निकलती। तो यहाँ पे एनर्जी निकली, वो एनर्जी किसके अंदर जमा हुई, कॉम्प्लेक्स 1 में। उसके बाद FES ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ा। जब FES ने इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ा तो फिर इसमें से क्या निकली, एनर्जी निकली। और ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा यूबिक्विनोन ने। किसने एक्सेप्ट करा, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और हाइड्रोजन कैरियर भी है। यूबिक्विनोन के जो है दूर के रिश्तेदार के बारे में पढ़े थे हम, देखिए प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला तो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एनर्जी जमा हुई। और हम सबको मालूम कि कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी को जमा करते, और जब एनर्जी जमा होती उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोटॉन को पंप करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटॉन को पंप करेंगे। हमने मैट्रिक्स में से 4 H+ चुराए, उसको कहाँ पे पंप कर दिया ले जाके, उसको कहाँ ले जाके पंप कर दिया हमने, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कहाँ पंप करे, पेरी माइटो। तो देखो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 में NaDH2 आया, वो NAD+ में कन्वर्ट हुआ, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले। इलेक्ट्रॉन FMN के पास गया, FMN से FES के पास गया, एनर्जी रिलीज हुई, कॉम्प्लेक्स 1 में जमा हुई। और FES से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एनर्जी रिलीज हुई, कॉम्प्लेक्स 1 में जमा हुई। एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स 1 में मैट्रिक्स से 4 H+ फेंका और कहा डाल दिया उसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अब आपके पास प्रोटॉन ज्यादा है और मैट्रिक्स में क्या हो गया, चार्ज कम हो गया। बराबर, इतना समझ गए आप लोग। अभी आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, यूबिक्विनोन। क्या नाम है इसका, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन आपके पास कन्वर्ट होगा UqH2 में। किसमें कन्वर्ट होगा, UqH2। यूबिक्विनोन को जो है UqH2 में कन्वर्ट होने के लिए, यूबिक्विनोन को UqH2 में कन्वर्ट होने के लिए H कहाँ से मिला, UqH2 में कन्वर्ट होने के लिए H कहाँ से मिला, वो मिला उसको मैट्रिक्स में से। कहाँ से मिला, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में से इसने क्या करा, मैट्रिक्स में से इसने क्या करा, 2 H+ लिया और खुद को किसमें कन्वर्ट करा, UqH2। फिर जो है ये आपके पास आगे आया, फिर ये आपके पास आगे आया और आगे आके इसने क्या करा, 2 चीज लिस्ट कर दिया। एक इसने 2 H+ लिस्ट करा और साथ ही साथ इसने क्या लिस्ट करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिस्ट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लिस्ट कर दिया तो उसको H+ की भी जरूरत नहीं है, उसको भी उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, अब याद रखो कॉम्प्लेक्स 2 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स 3। कौन आएगा, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 का इस्तेमाल होता है FADH2 में, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अरे तो ये आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में कौन कौन से प्रोटीन है, बोलो पहले कौन सा प्रोटीन है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B। उसके बाद कौन है, FES। उसके बाद कौन है, साइटोक्रोम C1। कौन है, साइटोक्रोम C1। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा किसने, साइटोक्रोम B ने, एनर्जी रिलीज हुई। इलेक्ट्रॉन पास करा इसने किसको, FES को, एनर्जी रिलीज हुई। इसने बाद में इलेक्ट्रॉन पास करा किसको, इसको, साइटोक्रोम C1 को, एनर्जी रिलीज हुई। और इसने इलेक्ट्रॉन पास कर दिया आपके पास एक ऐसे कंपाउंड को जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन पे बैठे हुआ रहता। कहाँ पे बैठा रहता, आउटर मेम्ब्रेन पे। इसका नाम है साइटोक्रोम C। क्या नाम है इसका, साइटोक्रोम C जो है इसका नाम। इसने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, किसको, इसको। जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहा तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, एनर्जी। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके आपके पास यहाँ पे हमें जो है क्या करे, मैट्रिक्स में से कुछ H+ क्या करे, चुराए। क्या करे, मैट्रिक्स में से कुछ H+ चुराए। कितने चुराए, 2 H+ चुराए। और साथ ही साथ ये 2 H+ यहाँ पे मिलेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4। और 4 H+ क्या कर दिया यहाँ पे हमने, पंप कर दिया। क्या कर दिया, इसको हमने पंप कर दिया। समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दो। अब जो साइटोक्रोम C है ये मोबाइल है, ऊपर जा सकता, नीचे आ सकता, नीचे जा सकता, कहीं भी जा सकता है पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर नीचे सब जाएगा। कहाँ पे रहता है आपके पास, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे एक आपके पास प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C थोड़ा सा आगे जाएगा,
साइटोक्रोम सी कहाँ जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा और यहाँ पे आ गया, दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पे आ गया आपके पास साइटोक्रोम, कौन सा है ये, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी यहाँ पे आ गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, पास कर दिया, किसको करा, कॉम्प्लेक्स 4 को। अब आप यहाँ पे ध्यान से दो, कॉम्प्लेक्स 3 ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम सी को, अगर कोई कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उस कंपाउंड का क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब जब कॉम्प्लेक्स 3 ने साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दिया, साइटोक्रोम सी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 का दूसरा नाम क्या है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। आपके पास साइटोक्रोम सी आया, साइटोक्रोम सी ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास करा, किसको पास करा, नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट आपके पास कौन, कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को पास करा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास रहेगा कौन, कॉम्प्लेक्स 4, कौन रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स 4, यहाँ पे कौन रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स 4। जब साइटोक्रोम सी ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को दिया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम सी के पास से इलेक्ट्रॉन लिया, और जब कोई कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम सी का क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेशन। किसने लिया इलेक्ट्रॉन, किसने लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इलेक्ट्रॉन लिया कॉपर सेंटर में, जिसका नाम क्या है, कॉपर ए। फिर इलेक्ट्रॉन पास हुआ कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पास हुआ आपके पास साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ए के पास। फिर इलेक्ट्रॉन पास हुआ किसके पास, साइटोक्रोम ए3 के पास, साइटोक्रोम ए3 के पास। फिर इलेक्ट्रॉन पास हुआ कहाँ पे, साइटोक्रोम सॉरी कॉपर बी के पास, कहाँ पे पास होगा, कॉपर बी के पास। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पास हुआ, कॉपर बी। फिर इलेक्ट्रॉन आपके पास आगे गया, कहाँ गया, हमने लिंक रिएक्शन, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली, हमें लिंक रिएक्शन पढ़ ली, हमें क्रेब साइकिल पढ़ ली, हमें ईटीएस आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गई, 90% हो गई, लेकिन अभी तक कौन नहीं दिखा हमारे को, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी तक नहीं दिखा। ऑक्सीजन का रोल बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन का रोल है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या रोल है उसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर। पूरे एटीएस में एकदम लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेप्ट करने वाला है वो कौन है, आपके पास ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आपके पास हाफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जो है आपके पास फिर जो है किसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे 2H+ को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास H2O बन जाएगा। और आप सबको मालूम इस H2O का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, मेटाबॉलिक वाटर। क्या नाम है इसका, मेटाबॉलिक वाटर जो है इसका नाम, बराबर। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन में से क्या रिलीज हो रही, एनर्जी रिलीज हो रही, क्या रिलीज हो रही, इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज हो रही। और यही एनर्जी का इस्तेमाल करके, यही एनर्जी का इस्तेमाल करके आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 जो है क्या करेगा, यहाँ से 4H+ लेगा और उनको कहाँ पे पंप कर देगा, बोलो कहाँ पे पंप कर देगा, आपके पास मैट्रिक्स, सॉरी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 4H+ क्या कर दिया इसने, यहाँ से पंप कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, यहाँ पे H+ बढ़ते हुए गए और यहाँ पे H+ क्या हो गया, कम होते गए। एक जगह पे H+ बढ़ गया, एक जगह पे H+ क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे पास लास्ट में जो है आपके पास एक प्रोटीन बचे हुआ है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, बोलो, उसका नाम है F1। क्या नाम है, F1। और F1 के सामने कौन चिपके हुआ है, F1 के सामने कौन चिपके हुआ है, यहाँ पे चिपका हुआ है F0, सॉरी F0, ये F0 है और F0 के सामने कौन चिपके हुआ है, F1 चिपके। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे 4H+ उठाएंगे और 4H+ को हम क्या करेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में क्या करेंगे, पंप करेंगे। जब 4H+ को आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में पंप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ADP प्लस IP से जो है आपके पास क्या बनेगा, ATP बनेगा, और इस तरह आपके पास क्या बन गया, ATP बन गया। तो ईटीएस में क्या करा आपने, ईटीएस में इलेक्ट्रॉन को जम करा एक जगह से दूसरी जगह, जब इलेक्ट्रॉन जम करा एनर्जी निकली, एनर्जी का इस्तेमाल करके एक जगह पे प्रोटॉन को जमा करें। जब बहुत सारे प्रोटॉन एक जगह पे जमा हो गए उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में पंप करे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में पंप करे तो आपके पास एडीपी से क्या बन गया, एटीपी। समझ गए आप लोग, समझिए ना, इसको लिख लो आप लोग। ईटीएस पढ़े NADH2 के लिए, तो ईटीएस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, ईटीएस आपके पास हम प्रोटीन को अरेंज करेंगे और प्रोटीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जंप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन यानी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे जंप होगा तो इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी निकलेंगी, वही एनर्जी को एक्यूमुलेट करेगा कॉम्प्लेक्स, और जब एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएंगी वो एक्यूमुलेटेड एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स पंप करेगा प्रोटॉन को, कहाँ से कहाँ, मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आपके पास कौन था, FMN, ठीक है। FMN
of complex 1, Fmn of complex 1 takes electron takes electron takes electron from, कहाँ से लिया था, NaDH2 से. Fmn of complex 1 takes electron from NaDH2 and pass it to FeS, leading to release of energy from electron. This electron is further passed out from complex complex 1, leading to release of energy. Using this accumulated energy, complex 1 pumps 4H plus from matrix to perimitochondrial space, matrix to perimitochondrial space. Okay, perimitochondrial space. Using same approach, complex 3 and complex 4 also pump proton from, बोलो कहाँ से का, proton from matrix से कहाँ पंप करेंगे, perimitochondrial space, ठीक है, perimitochondrial space, ठीक है. उसके बाद जो आपके पास क्या होगा, this leads to formation of proton gradient. ठीक है, this leads to formation of proton gradient, breaking of which will lead to ATP formation. ठीक है, देख लो इसको आप लोग. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक साइड पे आपके पास क्या हो गया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया. क्या हो गया यहाँ पे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया. पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यानी जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की उसके बीच में का स्पेस. इसको और क्या नाम दे सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी दे सकते हैं. ठीक है, तो दोनों इसके नाम. और एक साइड पे आपके पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया. अब यहाँ पे हमने ETS का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिए, बढ़ा दिए. हाई H प्लस हो गया. हाई H प्लस है तो pH कैसा रहेगा, यहाँ पे लो pH रहेगा. और यहाँ पे जो बार बार हमने यहाँ से H प्लस लिए थे इसकी वजह से यहाँ पे लो H प्लस हो गया. और यहाँ पे आपके पास pH कैसा हो गया, हाई pH हो गया. याद आ रहा ना आप सबको, ये सब पढ़े हुआ है हमने पहले से. ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कि वेयर इज ATP फॉर्म, ETS, हाउ इज ATP फॉर्म, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कहता है एक जगह पे H प्लस बढ़ाओ, दूसरी जगह पे H प्लस कम करो, फिर H प्लस को फ्लो करा दो और आपके पास क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा. बराबर है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर क्या करे, H प्लस को फ्लो कराए. कितने H प्लस को फ्लो कराए, 4 H प्लस को हमने फ्लो कराए, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, एक ATP बनेगा. बराबर है. लेकिन जो है आपके पास यहाँ पे किसका इस्तेमाल होने वाला फ्लो कराने के लिए, कॉम्प्लेक्स 5 का. और ये कॉम्प्लेक्स 5 का और एक नाम क्या है जो हमने वहाँ पे लिखे थे, ATP सिंथेज. ऐसा आपके पास एंजाइम जो ATP की सिंथेसिस करेगा, इसलिए नाम क्या है इसका, ATP सिंथेज है. और जब यहाँ पे 4 H प्लस यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एक ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा. तो ये आपके पास क्या हो गया, ATP सिंथेसिस हो गई. किसके थ्रू हुआ, ETS. तो ETS का पूरा इस्तेमाल करते आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने का, किसका, H प्लस का. और जब ये बन गया तो इसको हम तोड़ेंगे किसका इस्तेमाल करके, कॉम्प्लेक्स 5 का. और जब ये टूटेगा
किसकी हेल्प से जुड़ेगा, एटीपी सिंथेस से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। लिख लो इसको आप लोग, फिर हम एफएडीएच2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एटीएस का इस्तेमाल होगा किसके लिए, एफएडीएच2 के लिए। तो एटीएस हमने पढ़े, डबल से हम एटीएस पढ़ेंगे, लेकिन इस बार किसके लिए करेंगे, एफएडीएच। देखो दोनों साथ में काम करते, लेकिन आसानी समझने के लिए आसान है ना, इसलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, बड़ी कंफ्यूजिंग डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो हमने बता दिए थे आपको कि कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, कि पहले क्या रहेंगे यहाँ पे आपके पास, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या रहने वाला है यहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे डबल से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ गए, यहाँ पे क्या रहने वाला है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है यहाँ पे होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आपके पास इस तरह डिवीजन हो गया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो दिस इज डिवीजन है। ठीक है, अब जो हमारे पास पहला जो आपके पास था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन, ये हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन में क्या है, यहाँ पे एफएमएन है, और क्या है यहाँ पे, एफईएस, बराबर। ये कॉम्प्लेक्स वन है, और इस तरह यहाँ पे फ्लो होता है एफएमएन से एफईएस में। ये आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स वन होगा। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स वन, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स वन के बाद हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स लिखे थे, कॉम्प्लेक्स थ्री लिखे थे। तो कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या क्या आता, बोलो, कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या क्या आया था, साइटोक्रोम, राइट, साइटोक्रोम बी, उसके बाद कौन था, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी था, उसके बाद क्या था, एफईएस था, उसके बाद कौन था, साइटोक्रोम सी वन, बराबर है, समझ गए। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स वन, और जो नीचे हमने जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स टू। अब आप लोगों ने याद रखना कि जब एफएडीएच2 का, एनएडीएच2 जब हमने बनाए थे, एनएडीएच2 का जब हमने यूज करे थे, तो एक कॉम्प्लेक्स का हमने इस्तेमाल नहीं करे थे, कौन से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू का हमने इस्तेमाल नहीं करे थे। तो इसी तरह जो है आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स वन, जिसमें क्या था आपके पास, एफएमएन था, और क्या था, एफईएस। यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, सिर्फ यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, इतना आप लोगों ने याद रखना। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स थ्री है, क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स थ्री, और साथ ही साथ इसको आप क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज नाम दिए थे आपने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपके पास पहली बार ये कॉम्प्लेक्स आया, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स टू, क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू में क्या था, अगर आप लोग याद है, तो एक एफएडी था और दूसरा क्या था आपके पास, एफईएस था। कॉम्प्लेक्स टू में क्या था, एफएडी था और एफईएस था। अब आप लोग याद रखो कि हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी, तो क्रेब्स साइकिल में कहा था ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन। वो कौन सा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, और इसी का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का काम कहा था, जब आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहे थे फ्यूमेरेट में, सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहे थे फ्यूमेरेट में। तो जब यहाँ पे आप किसको कन्वर्ट करेंगे, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में, तो ये वाला स्टेप कहाँ पे होने वाला आपके पास, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, सक्सिनेट है, जो किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्यूमेरेट में हुआ, और फ्यूमेरेट में हुआ तो यहाँ पे कौन बना आपके पास, FADH2 बना था। इसको क्या मिले थे यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन, तो FADH2 ने दो इलेक्ट्रॉन किसको पास करा, आगे पास करा, किसको पास करा, FES को दो इलेक्ट्रॉन पास करा। ठीक है, फिर FES ने किसको इलेक्ट्रॉन पास करा, दो, इसने दो इलेक्ट्रॉन पास करा यहाँ पे यूबिक्विनोन को, किसको पास करा, यूबिक्विनोन को। और आप सबको मालूम यूबिक्विनोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, UQH2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। अब ये UQH2 में कन्वर्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसको क्या मिला यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे H प्लस मिले, क्या मिले इसको, H प्लस, दो H प्लस मिले कहाँ से, मैट्रिक्स में से, तब जाके वो किसमें कन्वर्ट हुआ, UQH2 में। फिर UQH2 ने क्या करा, यह UQH2 ने दो काम करा, एक तो इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, क्या रिलीज करा, दो इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ क्या रिलीज करा, यहाँ पे दो H प्लस रिलीज करा। ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी ने ले लिया, किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी ने जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर साइटोक्रोम बी ने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पंप करा, कहाँ पे पंप करा, FES के पास। फिर FES ने जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पास करा, कहाँ पे पास करा, यहाँ पे साइटोक्रोम C1 के पास। फिर साइटोक्रोम C1 के पास से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एक ऐसे आपके पास प्रोटीन के पास जो कहाँ पे बैठे हुआ है, एकदम बाहर बैठे हुआ है, क्या नाम है इसका, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन मिला, इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टू का आप क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, बराबर है।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास हुआ, इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी निकली, इस एनर्जी को किसने अकोमुलेट करा, कॉम्प्लेक्स 3 ने। कॉम्प्लेक्स 3 ने इस एनर्जी का इस्तेमाल करके किसको पंप कर दिया, H प्लस को पंप करा। कितने H प्लस को पंप करा इसने, यहाँ पे 2 H प्लस इसने यहाँ से लिया था और 2 H प्लस ये वाले आ गए आपके पास। कितने हो गए टोटल H प्लस, यहाँ पे 4 H प्लस इसने क्या कर दिया, पंप कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये जो साइटोक्रोम C है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर चल सकता है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके पोजीशन के ऊपर, तो हम कहेंगे कि साइटोक्रोम C कहाँ पर रहता, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड जो है कौन रहने वाला है, साइटोक्रोम C। अब जो है यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा आपके पास, आगे चलेगा और आगे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, कौन आ गया, साइटोक्रोम C आ गया। और साइटोक्रोम C ने यहाँ आके अपने इलेक्ट्रॉन पास करा। क्या करा उसने, अपने इलेक्ट्रॉन पास करा। किसको पास करा, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बैठे हुआ था। कौन सा कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है यहाँ पे आपके पास, कॉम्प्लेक्स, बोलो कॉम्प्लेक्स 4 बैठे हुआ है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 4 बैठे हुआ है। और ये जो है आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 2 है। ये कौन है आपके पास, कॉम्प्लेक्स 2 है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास, कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 पे आया, तो कॉम्प्लेक्स 4 पे आके इसने इलेक्ट्रॉन दिया। किसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन, बोलो कॉपर सेंटर ए। कॉपर सेंटर ने जो है किसको पास करा, साइटोक्रोम ए को करा। साइटोक्रोम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको पास करा, साइटोक्रोम A3 को पास करा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन में से क्या निकल रही है, एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम A3 से कहाँ पास हुआ, कॉपर बी को। कॉपर बी ने लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन, इसको पास करा इसने, क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ O2। और हाफ O2 लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ ही साथ लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, उसने क्या बना दिया, H2 बना दिया। और इस H2O का नाम क्या है, मेटाबॉलिक वाटर नाम। ठीक है, अब इतनी सारी एनर्जी जो एक्यूमुलेट हुई थी, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन पंप करा। कितने हाइड्रोजन पंप करा, बोलो 2 H प्लस पंप करा। कितने H प्लस पंप करा, 2 H प्लस। तो यहाँ से यहाँ आपके पास कितने H प्लस पंप हो गए, 2 H प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहाँ पे तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बैठे हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। क्या नाम है इसका, एटीपी सिंथेज। ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स 5। क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 5 का ही क्या नाम है आपके पास, एटीपी सिंथेज जो है नाम है। कॉम्प्लेक्स 5 में 2 प्रोटीन है, एक जो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसका नाम रहता है एफ नॉट, और जो है एक जो आपके पास एटीपी बनाएगा। एटीपी सिंथेज के अंदर वो कौन सा है जो एटीपी बनाता है, वो कौन सा आपके पास, ये वाला है, जिसका नाम क्या है, F1 है। क्या नाम है इसका, F1। ये क्या करेंगे, आपके पास 4 H प्लस को यहाँ से उठाएंगे, और जब 4 H प्लस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर जो F1 है उसके कॉन्फर्मेशन में चेंज आएगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, वो एडीपी प्लस आईपी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एटीपी में, और हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, एटीपी बन गया। समझ में आया आप लोगों को। ये आपके पास मैकेनिज्म है किसका, ETS इन FADH। समझ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हम सबको याद रखना है एक नोट, याद रखना है नोट, ये हम सबको ये याद रखना है कि जब हम 4H प्लस पंप करेंगे, जब हम क्या करेंगे, 4H प्लस पंप करेंगे, 4H प्लस क्या करेंगे, पंप करेंगे, तो हमको क्या मिलने वाला है, 1 ATP मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1 ATP। लेकिन अगर हम बात करें NADH2 के बारे में, NADH2 के बारे में बात करें, तो NADH2 मैट्रिक्स में कितने H प्लस पंप करा था, वो आपके पास करा था 10 H प्लस। तो जब हमारे पास 4H प्लस एक ATP दे रहा, तो NADH2 में 10 H प्लस जमा करा, तो 10 H प्लस को पंप करेंगे हम तो कितने ATP मिलेंगे, तो 4H प्लस पंप्स गिव अस 1 ATP। तो हमारे पास जो है 10 H प्लस को जब हम पंप करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, X ATP मिलेंगे। और ये आपके पास कितना होगा, ये आपके पास कितना होगा, तो आपने याद रखना कि हमारे पास 1 NADH2 आपको कितने ATP देगा, ढाई ढाई ATP देगा। कितने ATP देगा, ढाई। ये पॉइंट आप लोग क्या करना है, याद रखना। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड क्या था, FADH2। जब FADH2 को आपने ETS के अंदर डाले तो FADH2 ने जो है एक जगह पे कितने H प्लस जमा करा, 6 H प्लस। तो हम सबको मालूम 4 H प्लस जो है आपके पास 1 ATP देगा। कितना ATP देगा, 1 ATP। तो आपके पास 6 H प्लस कितने ATP देगा, X ATP। अब ये X ATP कितने होने वाले यहाँ पे, तो आप लोगों ने याद रखना कि 1 FADH2 जो आपके पास कितने ATP देगा, 1.5 क्या देगा यहाँ पे, ATP देगा। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना। लेकिन अगर जो है हम यहाँ पे
बात करें किसके कैलकुलेशन के बारे में, अगर नीट में आपका कैलकुलेशन आए तो नीट में कैलकुलेशन आया तो आपको कंसिडर करना है 1 NADH2 इज 3 ATP एंड 1 FADH2 इज 2 ATP फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या रहने वाला है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट व्हाट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ETS में ये है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है UQ। क्या नाम है इसका? UQ। ये UQ का जो है फुल फॉर्म क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन जो है नीट में आते, नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने याद रखना UQ जो है आपके पास उसका नाम है यूबिक्विनोन। फिर एग्जाम में पूछेंगे भाई यूबिक्विनोन है क्या, तो हम कहेंगे यूबिक्विनोन इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज इट इज अ प्रोटॉन कैरियर, as well as it is a proton carrier। इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और क्या है H+ भी कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है साथ ही साथ क्या है हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, इतना आप लोग याद रखें। सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे रहेगा, सेकंड हमारे पास रहेगा कि आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है UQH2। क्या नाम है? UQH2। जब यूबिक्विनोन के पास 2 H+ आ जाते तो यूबिक्विनोन का नाम बदल जाता है। यहाँ पे क्विनोन, नोन का मतलब क्या रहता है? कौन सा कंपाउंड है? नोन का मतलब क्या है? कौन सा कंपाउंड है आपके पास? कीटोन। कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। आपके पास यूबिक्विनोन जो है ये बदल के आपके पास हो जाता है यूबिक्विनोन। क्या हो जाता है आपके पास? यूबिक्विनोन। पहले आपके पास नोन था, कीटोन था, अभी आपके पास ओल। ओल किसके लिए वर्ड यूज होता? ये होता अल्कोहल के लिए। किसके लिए होता? अल्कोहल के लिए। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे हम बार बार वर्ड लिख रहे थे साइटोक्रोम। क्या लिख रहे थे हम? साइटोक्रोम, CYT लिख रहे थे, याद है? इसको आपने क्या कहा? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है आपने? CYT। साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। अब साइटोक्रोम होता क्या? ये तो मालूम आप सबको क्या रहता? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? साइटोक्रोम कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोक्रोम। उसके बाद जो है आपको पूछेंगे वो, उसके बाद जो है आपको पूछेंगे वो फोर्थ पॉइंट कि जो हमारे पास साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C है, ये है क्या? यह एक आपके पास आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या आपके पास? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसका मतलब ये क्या कर सकता है? अपनी जगह बदल सकता है, इसलिए उसको आप क्या करेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रहता कहाँ पे, ये रहता कहाँ पे, तो याद रखना ये रहता कहाँ पे? आउटर साइड ऑफ, आउटर साइड, आउटर साइड ऑफ, आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। याद है ना आप लोगों को? कहाँ पे था ये? आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो है आउटर साइड पे। याद है यहाँ पे हमने कहा था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ पे हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या था हमने? तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे यहाँ पे आपके पास क्या था? साइटोक्रोम C। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है आपके पास वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स 2। इसके बारे में कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में आपके पास ये पॉइंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं, हम क्या करेंगे? सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे? सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स कितने H+ को पंप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में, इसके बारे में कॉम्प्लेक्स N, उसके बाद कौन रहेगा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा? कॉम्प्लेक्स 3 रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स 3 के बाद कौन रहेगा? कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा। क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स 4। बराबर है। अब आप लोग बताओ कॉम्प्लेक्स 1 ने कितने H+ पंप करा था? 4H+। ठीक है, पंप पंप 4H+। कॉम्प्लेक्स 2 ने कितने करा था? ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंप्स, पंप्स नो H+, नो H+। ये आपके पास कोई H+ को पंप करेगा? नहीं करेगा। अगर बाकी के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स 3 कितना करता? पंप्स, बोलो कितना करेगा? 4H+ करेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि 2 कहाँ से लिखा हो? UQH2 से लिखा। तो कॉम्प्लेक्स 2 कितना करेगा? पंप्स, पंप्स कितना करा? 2H+। कितने बारा? 2H+। इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है आपके पास एक ये रहेगा, आपके पास ये है कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है कोई H+ को पंप नहीं करता, और कॉम्प्लेक्स 4 किसको पंप करता? 2H+ को पंप करता। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ETS टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। लिख लो इसको।